हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। साथियों ये जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड है, क्योंकि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि 20 अगस्त को आपका छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए साथियों हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, और उसी प्रीवियस ईयर पेपर में मैं आप लोगों के लिए 2004 में जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था उसी पेपर को एज यूजुअल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आपको दिख भी रहा होगा छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2004, ये लॉ का पेपर है। साथियों वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी जीएस का पेपर नहीं होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसके लोकल लॉ पूछे जाते हैं और आपके मेजर जो एक्ट होते हैं वो मेजर एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2004 का पेपर है। साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है। तो साथियों यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड जो 1908 का हमारा कोड है, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको हम लोग सीपीसी शॉर्टकट में कहते हैं, सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो कहता है कि डिक्री के अंतर्गत, किसकी बात कर रहा है साथियों, डिक्री की बात कर रहा है। डिक्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है तो ये क्या होता है। ऑप्शंस को हम एनालिसिस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है डिग्री के अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या मार्क किया जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है ये बात जो कह रहा है ये गलत कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि ये सही कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना शामिल है किंतु धारा 144 के प्रश्न का अवधारण शामिल इसके अंतर्गत नहीं है। डी वाला में कह रहा है धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण शामिल है किंतु वाद पत्र का नामंजूर किया जाना शामिल नहीं है। साथियों अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर करेक्ट जो होगा ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा, सही होगा, यही सही होगा। अगर हम रेफरेंशियल सेक्शंस की बात करते हैं कि किस सेक्शन में आपको जाकर के ये चीज़ें देखनी होंगी, तो साथियों आप जाएंगे सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जाएंगे, सीपीसी के अंतर्गत, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम एनालिसिस कराते हुए चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं और कहाँ पे उसका आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। रेफरेंशियल सेक्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्या कोई विवादक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्या कोई विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है, किसकी बात कर रहा है, सक्षम न्यायालय द्वारा मीन्स कि किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है कि पश्चातवर्ती वाद जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोक्त न्यायालय सक्षम नहीं था, मीन्स कि वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं था उसको सुनने के लिए, पूर्व न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा। इसको न्याय के रूप में प्रवृत्त माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है नहीं, ऑप्शन बी दिया है हाँ, ऑप्शन सी दिया है उत्तर विवादक की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हाँ करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा, तो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि धारा 11, कहाँ पे जाएंगे आप साथियों, तो आपके पास सेक्शन 11 होता है। सीपीसी में आप जाएंगे तो सेक्शन नंबर 11 और स्पष्टीकरण 8 देखेंगे। स्पष्टीकरण की हम बात करते हैं साथियों, स्पष्टीकरण आप 8 देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया की धारा 34 के अंतर्गत, देखिए एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलिए। कह रहा है सिविल प्रक्रिया की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसे पूर्व तारीख तक जो ठीक समझे, जो ठीक समर्थ ब्याज दिला सकता है, ऐसा ब्याज की दर क्या होगा। साथियों ब्याज की बात की जाती है, यहाँ पे ब्याज की बात की जाती है, और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो ये जो ब्याज की बात होती है ये धारा 34 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है कि न्यायालय आपको किस प्रकार से यहाँ पे क्या दिलाएगी, आपको इंटरेस्ट दिलाएगी। अब पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना दिलाएगी, कितना हो सकता है, किस रेट से दिलाएगी, क्या 9% के रेट से इंटरेस्ट दिलाएगी, 10% के रेट से इंटरेस्ट दिलाएगी, या 12% के रेट से इंटरेस्ट, या 6%। तो साथियों जो आपका करेक्ट आंसर होगा धारा
34 का आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 34 के अंतर्गत यहाँ पे 6% का आपको क्या दिलाया जाएगा, ब्याज दिलाया जाएगा, इंटरेस्ट दिलवाया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को आप एनालिसिस करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कैविएट दायर करने के दिनांक के कितने दिन पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा। मीन्स कि कहीं पे भी आप देखेंगे अगर कैविएट दाखिल करने की हम बात करते हैं, और कैविएट आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है साथियों, तो धारा नंबर 148 की बात करते हैं। धारा 148 के अंतर्गत आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कर है कैविएट दायर करने के दिनांक के कितने दिन पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। तो साथियों जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला होगा, और 90 दिन की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है जहाँ वाद पत्र, किसकी बात कर रहा है साथियों, जहाँ वाद पत्र नामंजूर कर दिया है वहाँ वादी उस वाद हेतु पर नया वाद क्या कर सकता है, नया वाद ला सकता है। किस तरह कर सकता है, अब किस क्या प्रस्तुत कर सकता है, प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अब इसके अंतर्गत क्या करेगा, ऑप्शन को आप एनालिसिस करिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रस्तुत कर सकता है, ऑप्शन बी कह रहा है प्रस्तुत नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी कह रहा है उच्च न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है, और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप यहाँ पे एनालिसिस करिए कि सब एक जैसे आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। कभी कह रहा है प्रस्तुत कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा साथियों ये बी वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो सकेगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। और इसमें हम कहाँ बताएंगे, जब आप आदेश, जब आप ऑर्डर नंबर, कौन सा ऑर्डर, जब आप ऑर्डर नंबर 7 देखेंगे और रूल की बात करते हैं, ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर 13 आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। कहाँ पे साथियों, तो यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं सीपीसी के अंतर्गत, सीपीसी के आदेश 7 को आप देख सकते हैं और नियम 13 को यहाँ पर आप देख सकते हैं। रेफरेंस में मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जहाँ जय पत्र किसी ऐसे अभिव्यक्त संपदा के विभाजन के लिए है जो शासन को स्वराज के भुगतान हेतु निर्धारित करता है, वहाँ संपदा का विभाजन संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा। ये अब किसके द्वारा किया जाएगा, जब क्वेश्चन नंबर 6 को आप एनालिसिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दे रहा है नायब तहसीलदार के द्वारा, ऑप्शन बी दे रहा है नाजिर के द्वारा, ऑप्शन सी दे रहा है कलेक्टर के द्वारा, और ऑप्शन डी दे रहा है न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीशन के द्वारा। तो साथियों जो 6 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा, 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका साथियों सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये किसके द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर साहब के द्वारा किया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि इसका धारा कौन सा है, तो मैं धारा की बात करता हूँ तो सीपीसी की धारा नंबर 54 के अंतर्गत आपको देखने के मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि आदेश भी बता दीजिए तो आदेश नंबर, अगर ऑर्डर की हम बात करते हैं तो ऑर्डर नंबर 20 के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। और आप कहेंगे कि नियम भी बता दीजिए तो नियम आपको 18 रूल नंबर 18 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला ही करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियों में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं। सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि क्या ये व्यक्ति इसका पक्षकार है कि नहीं है। ऐसा प्रश्न अनिवार्य किया जाएगा, अवधारित किया जाएगा। तो इस टाइप का अगर प्रश्न है तो किस प्रकार से अवधारित किया जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है कि डिक्री का निष्पादन कर रहे न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है अपीलीय न्यायालय द्वारा, और ऑप्शन डी कह रहा है पृथक वाद के द्वारा। तो साथियों अगर हम 7 नंबर का आपका करेक्ट आंसर बताएं तो यहाँ पे बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर का कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों, तो 7 नंबर का बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि सेक्शन भी बता दीजिए तो सेक्शन नंबर 47 और सब क्लास 3 को आपको देखना है। सेक्शन नंबर 47 सब क्लास 3 को आप देखेंगे तो एज ए रेफरेंस के तौर पे मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया, और बी वाला इसका करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रेलवे से संबंधित वाद में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रेलवे से रिलेटेड अगर मैटर हो जाता है तो रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होगा। अब कौन होगा, किसको हम लोग नामित करने वाला प्राधिकारी के रूप में देखते हैं साथियों, किसको कहते हैं कि ये प्राधिकारी इससे नामित है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला आप देखिए, कह रहा है उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक की बात कर रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है केंद्र सरकार का सचिव कर रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है जिला का कलेक्टर कर रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है रेलवे का स्टेशन मास्टर कर रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर उसी के बीच में आपको छिपा हुआ मिलता है। देखिए क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आसान है इसीलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ।
हूँ। कह रहा है रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी कौन होगा। अगर रेलवे से रिलेटेड मामला है तो उसका वादी और प्रतिवादी कौन होगा साथियों, तो उस रेलवे का जो प्रधान प्रबंधक होगा वही तो उसका मालिक होगा, वही तो उसकी लायबिलिटी तय की जाएगी। और ये आप कहाँ पर देखते हैं, जब सेक्शन नंबर 80 को आप पढ़ते हैं, सीपीसी के जब सेक्शन नंबर 80 को आप देखते हैं तो सेक्शन नंबर 80 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। और 8 नंबर का आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 8 नंबर का ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है समन तामील किए जाने पर प्रतिवादी निवास स्थान से अनुपस्थित मिलता है। किसकी बात किया जा रहा है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समन हम तामील कर रहे हैं और जहाँ पे हम उसके निवास पे जाते हैं और वहाँ पे वो क्या रहता है, वहाँ से वो नदारद रहता है साहब, वो गायब रहते हैं, अनुपस्थित मिलता है और युक्त समय के भीतर उसके लौटने की संभावना भी नहीं है। ये नहीं है कि ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वहाँ पे चले आएंगे, इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में समन की तामील उसके द्वारा उसके साथ निवास करने वाले किसके साथ किया जाएगा साथियों, तो जो वहाँ पे निवास कर रहा है उसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सेवक पर, ऑप्शन बी अवयस्क पुत्री पर, ऑप्शन सी वयस्क पुत्र पर, ऑप्शन डी मुनीम पर की जा सकती है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर आपका 9 का होगा ये सी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा साथियों करेक्ट आंसर, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ बताया गया है तो हम कहेंगे कि ऑर्डर नंबर 5 को आप देखिए, किसको देखिए, ऑर्डर नंबर 5 को देखिए और रूल नंबर 15 को आप देखिए। जब यहाँ पे आप जाएंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे सी वाला ही करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जा रहा है। तो साथियों होपफुली आपने 9 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया और इसी प्रकार के ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। साथियों अगर लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो साथियों ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, लॉ विथ रोनित नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। साथियों ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, अगर लगता है आपको कि कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो आप रीज़नेबल टाइम में आप हमसे क्या कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। साथियों फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को हम एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी दशा में, किसकी बात कर रहा है, निम्न में से कौन सी दशा में कारागार का भारसाधक अधिकारी न्यायालय के आदेश के बावजूद भी किसी बंदी का साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने से इनकार कर सकता है। अब किस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जब आप 10 को देखेंगे तो इसके ऑप्शन को एनालिसिस करिए। कह रहा है जब बंदी सत्तारूढ़ से संबंधित हो, मीन्स कि किसी सत्ता दल रूढ़ से वो संबंध रखता हो। ऑप्शन बी कह रहा है जब बंदी पूर्व मंत्री रहा हो, और ऑप्शन सी कह रहा है जब बंदी शासकीय सेवक हो, और डी कह रहा है जब चिकित्सा अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिया हो कि बंदी बीमार के कारण कारागार से हटाए जाने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पे जो 10 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, भारसाधक अधिकारी के बारे में बात कर रहा है। और इसके रेफरेंस में अगर आप कहेंगे कि आप कहाँ पे जाएंगे तो हम कहेंगे कि जब ऑर्डर नंबर आप क्या देखेंगे, जब ऑर्डर नंबर आप 16 का क देखेंगे, क्या देखेंगे साथियों, ऑर्डर नंबर 16 का क देखेंगे और यहाँ पे नियम होता है जिसको रूल कहा जाता है, रूल 2 देखेंगे और नियम 5 देखेंगे, नियम 2 देखेंगे और नियम 5 देखेंगे। वहाँ पे आपको इस प्रकार की चीज़ें नियम 5 को आप देखेंगे, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये क्या बात कह रहा है। और 10 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को हम एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत कह रहा है कि कोई बात खारिज की जा सकती है अगर प्रतिवादी के नाम, यदि प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन के तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात उक्त तारीख से, किस तारीख से, तो उस तारीख से। अब कौन सी तारीख है साथियों, तो ऑप्शन ए दे रहा है कि 7 दिवस के भीतर, ऑप्शन बी दे रहा है कि 60 दिवस के भीतर, ऑप्शन सी दे रहा है 1 मास के भीतर और ऑप्शन डी दे रहा है 2 मास के भीतर। तो साथियों इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, तो 11 नंबर क्वेश्चन का ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आदेश 7 की बात कर रहा है। आदेश ये क्या है साथियों, ये ऑर्डर की बात कर रहा है। आदेश 7 और नियम 9 की बात कर रहा है, रूल 9 की बात कर रहा है। जब ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका 2 मास क्यों करेक्ट आंसर हो रहा है 11 वाले का। 11 वाले का डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। 2 मास की अवधि तक की वादी न्यायालय में समन निकाले, यही वाला डी वाला ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है यहाँ सुनवाई की समाप्ति के पश्चात, किसकी बात कर रहा है साथियों, किसी भी प्रकार की सुनवाई, जहाँ सुनवाई की समाप्ति के पश्चात एवं निर्णय सुनने के बीच किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है साथियों, अगर इस प्रकार के कोई फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है। तो 12 वाले का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला देखिए, कर रहा है वाद का उपशमन
को जाएगा, मीन्स कि वाद का उपशमन हो जाएगा। बी कह रहा है वाद का उपशमन नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है वाद हेतु बचाव हो तो उपशमन नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगा कि वाद उपशमनित होगा या नहीं होगा। तो साथियों 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 12 का आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा साथियों? तो 12 का सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि रेफरेंस इसका दे दीजिए तो आदेश 22 हम क्या देंगे साथियों? ऑर्डर नंबर 22 को देंगे। इसके रेफरेंस में आप ऑर्डर नंबर 22 को देखेंगे सबसे पहली बात, और इसके बाद क्या देखेंगे? नियम नंबर 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑर्डर रूल नंबर 6 आप यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ऑर्डर नंबर 22 आप देखेंगे और नियम नंबर 6 आप देखेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर 12 का सी वाला क्यों हो रहा है। और जो मैं रेफरेंस के तौर पे आपको सेक्शन यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, जो भी ऑर्डर जो भी रूल बता रहा हूँ साथियों, आप उसको गंभीरता से लीजिएगा, मजाक में न लीजिएगा। नहीं, बस ये आप सीरियस होकर के देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशन जो जाएगा साथियों, सबसे बेस्ट आपका एग्जामिनेशन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते भी चलेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में कितने नंबर आप क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो साथियों जब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? कह रहा है धन के संदाय के लिए, किसकी बात कर रहा है? धन के संदाय के लिए किसी डिक्री के पारित किए जाने के पश्चात न्यायालय निर्णित ऋणी से आवेदन पर, जो निर्णित ऋणी होता है उसके आवेदन पर क्या कर सकता है? ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है उभय पक्ष। उभय पक्ष का मतलब होता है दोनों पक्षों की बात कर रहा है। उभय पक्षों के साक्ष्य अभिलिखित किए बिना। ऑप्शन बी कह रहा है उभय पक्षों के शपथ पत्र लिए बिना। ऑप्शन सी कह रहा है निर्णित निर्णय की आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रमाण के बिना। और ऑप्शन डी कह रहा है डिक्री की सहमति के बिना डिक्री रकम का संदाय किस्तों में किए जाने के आदेश देगा। तो साथियों जो 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 13 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर का डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि रेफरेंस दे दीजिए तो हम ऑर्डर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? ऑर्डर नंबर 20 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑर्डर नंबर 20 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम रूल की बात करते हैं कि किस रूल के अंतर्गत, कुछ नियम के अंतर्गत, तो साथियों नियम यहाँ पे आप 11 नंबर का नियम देखेंगे। और उपनियम की भी बात करते हैं, रूल के बाद उपनियम होता है, तो उपनियम में किस में देखेंगे? तो उपनियम नंबर 2 को आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी वाला हो रहा है 13 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जहाँ निर्धन वादी सफल होता है वहाँ न्याय शुल्क की वसूली, वहाँ न्याय शुल्क की क्या होगी? वसूली होगी। अब ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन ए देखिए, प्रतिवादी से होगा, राज्य सरकार से होगा, वसूली योग्य नहीं होगा, और वादी से होगा। तो साथियों जो 14 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वसूली किससे होगी? वादी से होगा। और आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? तो साथियों जब आप आदेश नंबर 33 को पढ़ते हैं, जिसमें अकिंचन वाद की हम लोग बात करते हैं, ऑर्डर नंबर 33, और रूल नंबर जो आपका होगा साथियों, रूल नंबर 10 होगा। जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों इन सभी चीज़ों को, सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप गंभीरता से लेते हुए चलिए और एक एक चीज़ को यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पे रामबाण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि रिसीवर की नियुक्ति संपत्ति हेतु कब की जा सकेगी? मीन्स कि रिसीवर की नियुक्ति किस लिए की जाती है, क्यों रिसीवर की नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन ए देखिए, कर है डिक्री के पहले रिसीवर की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी कर है डिक्री के पश्चात रिसीवर की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी कर है अपीलीय न्यायालय ही केवल आदेश दे सकती है। और ऑप्शन डी कर है विचारण न्यायालय को न्यायसंगत और सुविधापूर्वक प्रतीत होने पर डिक्री के पहले या पश्चात की बात कर रहा है। साथियों अगर हम 15 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा साथियों? तो डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम आदेश, इसमें ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें आदेश, अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या होगा? इसका रेफरेंशियल जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर नंबर 40 होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा। नियम की बात करते हैं कि इसका नियम क्या होगा साथियों, इसका रूल क्या होगा? तो इसका जो रूल होगा 1 और क इसका रूल होगा। तो 15 क्वेश्चन आपके सीपीसी से आ रहे थे साथियों, जो कि सीपीसी से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन 2004 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि हाँ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से हमारे पूछे जा रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और 15 के 15 क्वेश्चन के आपने क्या किया साथियों, 15 के 15 क्वेश्चन का आपने यहाँ पे विलफुली आंसर भी लिखा है।
अब हम बात करते हैं साथियों, किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड के। अब हमारे पास भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बन रहा है। अभी तक तो जो भी 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन को आपने यहाँ पे क्या किया, एनालिसिस किया, जो कि आपके सीपीसी से बन रहा था। अब साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भारतीय दंड संहिता 1860 से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही देखने के लिए मिलेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, सभी क्वेश्चंस का मैं आपको रेफरेंशियल आर्टिकल भी शेयर करता हुआ चलूंगा। कह रहा है आर्टिकल होगा, सेक्शन होगा, जो भी होगा सभी चीज़ों को मैं कोट करता हुआ चलूंगा। कह रहा है शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार कब स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह घटित अपराध है। यह किस प्रकार का घटित अपराध के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है दोस्तों। तो अगर इस प्रकार के घटित अपराधों की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए कह रहा है। सबसे तो पहले आप जान जाइए कि ये किस चैप्टर में दिया है। इसको क्या कहते हैं, इसको साथियों जनरल एक्सेप्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसको जनरल एक्सेप्शन कहते हैं, जीई जनरल एक्सेप्शन। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा मेरी बात को। इसको जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। और ये कहाँ आपको मिलता है, तो जब आईपीसी का चैप्टर नंबर आप 4 पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आपको जनरल एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 76 से लेकर के 106 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलता है। पहले आपने इसके रेंज को एनालिसिस कर लिया कि हाँ इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अब इसके ऑप्शंस पे आइए। ऑप्शन ए कह रहा है इसका कि जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसी युक्त आशंका हो, तब हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले की मृत्यु कॉज कर सकते हैं। बी कह रहा है जब साधारण उपहति कारित की जाएगी ऐसी आशंका प्रकट हो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जब चोर के भागने के बाद संपत्ति बरामद करना हो। और ऑप्शन डी कह रहा है जब स्वेच्छा उपहति कारित करने वाला व्यक्ति भाग रहा हो। तो साथियों इसका जो एप्रोप्रिएट और जो इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 16 का, इसका आपका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। और ए वाला का अगर आपको धारा देखने के लिए कहेंगे, अगर आप कहेंगे कि किस सेक्शन में ये दिया है, तो साथियों मैं आपको रेफरेंशियल के लिए सेक्शन बताऊंगा, सेक्शन नंबर 100। अब सेक्शन नंबर 100 को जब आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। किसकी बात करते हैं साथियों, आरपीडी की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस की बात, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस ऑफ बॉडी आपको देखने के लिए मिलता है। तो जितना रेफरेंशियल पॉइंट हो सकता था सभी रेफरेंशियल पॉइंट को मैंने आपके सामने एक एक करके रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है। अब कौन सा ऐसा दंड है जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है। तो साथियों आपको पता है कि आपके सेक्शन नंबर 53 के अंतर्गत आपको 5 प्रकार के दंड को प्रोवाइड किया गया है। कितने प्रकार के साथियों, तो 5 प्रकार के दंड को प्रोवाइड किया गया है। अब कह रहा है ऑप्शन ए में संपत्ति का संप्रहण, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी किया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कठोर श्रम से कारावास दिया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है आजीवन निर्वासन, मीन्स कि आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया जा सकता है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मृत्युदंड आपको दिया जाता है, मीन्स कि आपको क्या किया जाता है, आपको काला पानी की सजा नहीं प्रोवाइड की जाती है। और इसका करेक्ट आंसर 17 का क्या होगा साथियों, 17 का करेक्ट आंसर सी आपका यहाँ पे होगा। आप कहेंगे कि रेफरेंशियल सेक्शन कौन है पनिशमेंट से, तो रेफरेंशियल सेक्शन आपका आईपीसी का सेक्शन नंबर 53 है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो, कोई बात अपराध नहीं है जो, कहाँ पे, आप जो का मतलब क्या है कि कहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। और 8 वर्ष तक, ऑप्शन बी 10 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी 12 वर्ष तक। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 7 वर्ष होगा। और इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इसको प्यार से हम लोग डोली कैपेक्स की बात करते हैं, डोली इन कैपेक्स की बात करते हैं। 7 साल से अगर नीचे का बच्चा है या बच्ची है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अगर ऑफेंस कमिट कर दिया गया है तो यो उसका ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसको सेक्शन नंबर 82 के अंतर्गत हम देखते हैं और प्यार से इसको डोली इन कैपेक्स हम लोग कहते हैं। ये लैटिन मैक्सिम है जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार दे करके पूछा जाता है। और सेक्शन नंबर 83 की यहीं पे हम बात करते हैं साथियों, तो वो डोली कैपेक्स कहलाता है। मीन्स कि 7 साल से लेकर के 12 साल के बीच के बच्चे के द्वारा किसी भी प्रकार का ऑफेंस की बात वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, कह रहे कोई बात अपराध नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई बात अपराध नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 साल तक के बच्चे का। और यहाँ पे 12 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 83 में फॉल करेगा। और यहाँ पे इसके मैच्योरिटी लेवल को और इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है बलात्कार के बारे में क्या सत्य नहीं है। अगर बलात्कार कहीं होता है तो बलात्कार के बारे में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए को एनालिसिस करिए। कह रहा है सहमति अतात्विक है, यह महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रोवेशन ही पर्याप्त है।
प्रवेशन ही पर्याप्त है। ऑप्शन सी कर है यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है तो पति द्वारा किया गया संभोग बलात्संग नहीं है। ऑप्शन डी कर है मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। कह रहा है कि बलात्संग के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये या इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी वाला इसका क्या होगा, डी वाला इसका गलत आंसर होगा। अगर आप देखेंगे कि इसका धारा कहाँ पे दिया है, किस धारा के अंतर्गत आपको बलात्संग देखने के लिए मिलता है, तो साथियों आप सभी को पता है कि धारा 376 आप लोगों ने पढ़ा है। किसको पढ़ा है साथियों, तो धारा 376 आप लोगों ने पढ़ा है। परंतु जब संशोधन हो गया था, संशोधन आपको पता है कि आईपीसी में बार बार अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन जब संशोधन हो गया था 2016 और 2018 में अब मृत्यु दंड दिया जा सकता है। पहले नहीं दिया जा सकता था। ये कब का पेपर है साथियों, तो ये 2004 का पेपर है। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि ये 2004 का पेपर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 2016 में और 2018 में व्यापक तौर पर क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, और उस संशोधन के अकॉर्डिंग्स में अब क्या दिया जाता है, अब मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो आपको ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जान के रखना होगा। आप लोगों का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट आएगा कि सर आपने इसको क्यों कह दिया कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2004 का क्वेश्चन है, प्रीवियस बहुत पुराना क्वेश्चन है। 2016 में और 2018 में इसमें व्यापक तौर पर क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है 100 को गौ की हत्या करने को उकसाने के लिए ब को अ उकसाता है, ब तदनुकूल गौ की हत्या करने के लिए 100 को उकसाता है, और ब के उकसाने के परिणाम स्वरूप 100 उस अपराध को करता है। 100 के द्वारा क्या किया जाता है, उस टाइप का ऑफेंस कमिट कर दिया जाता है। तो साथियों 20 वाले का जब आप देखेंगे तो 20 वाले का ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है किसी अपराध का दोषी नहीं है। सबसे पहले कह रहा है किसी अपराध का दोषी नहीं है। बी वाले ऑप्शन को यहाँ पे एनालिसिस कर रहा है, कह रहा है हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है षड्यंत्र का दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है, और ऑप्शन डी कह रहा है हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। तो साथियों 20 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे हत्या के दुष्प्रेरण अबेटमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, अबेटमेंट की बात करता है। और हमारा अबेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो सेक्शन नंबर 106 से लेकर के हमारा अबेटमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, अबेट करते हैं कि सेक्शन नंबर 107 से हमारा अबेटमेंट सेक्शन नंबर 107 से हमारा अबेटमेंट क्या हो जाता है साथियों, स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एडिंग, इंस्टिगेटिंग और क्या करते हैं, एड देते हैं, इंस्टिगेट करते हैं और उसको शक्ति देते हैं कि चलो तुमको मैं प्रलोभन दे रहा हूं कि तुम क्या करो, तुम जा करके इस प्रकार के ऑफेंस को कमिट करो। हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। यहाँ पे सेक्शन नंबर 107 और सेक्शन नंबर 108 इसके रेफरेंस में आप देख सकते हैं आईपीसी का। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 आ जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय है। ऐसा कौन सा अपराध है जिसका अगर प्रिपरेशन मात्र भी आप कर रहे हैं तो वो दंडनीय के अंतर्गत आता है, उसको पनिशेबल बनाया जाता है। क्या चोरी तैयारी करना ही दंडनीय होता है, क्या हत्या का तैयारी करना ही दंडनीय होता है, क्या बलात्संग की तैयारी करना ही दंडनीय होता है, या फिर डकैती की तैयारी करना ही दंडनीय होता है। तो साथियों यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। डकैती की अगर आप तैयारी मात्र भी कर रहे हैं तो इसको दंडनीय की श्रेणी में रखा गया है। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ हमको दे करके रखा है, तो मैं कहूँगा कि धारा नंबर 399 को आप जा करके पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, और ये सभी के सभी आईपीसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 को आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ब पर झ आघात करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर हमला करता है, आघात करता है। ब को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आता है, और जो निकट खड़ा हुआ है ब के क्रोध का लाभ उठाने और उससे झ का वध करने के आशय से उसके हाथ में छुरी ब को दे देता है। ब उस छुरी से झ का वध कर देता है, और किस अपराध का दोषी यहाँ पे माना जाएगा। अब उसको किस प्रकार के ऑफेंस का यहाँ पे दोषी माना जाएगा, तो यहाँ पे अब इसके ऑप्शंस को देखिए, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, तीसरा उसमें आके क्या करने लगा, उसको एडिंग करने लगा। उसको देना चाहिए था, लाठी देना चाहिए था मारने के लिए, लेकिन वो क्या दे देता है, वो चाकू दे देता है, और उस चाकू से क्या करता है, वो सामने वाले की हत्या कर देता है। अब यहाँ पे क्या ऑफेंस बन रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध, जो कि सेक्शन नंबर 299 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसको कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है आपराधिक मानववध करने के लिए दुष्प्रेरणा, मीन्स की कल्पेबल होमिसाइड
की बात कर रहा है और उसका क्या कर रहा है, कल्पेबल होमिसाइड का दुष्प्रेरण के बारे में बात कर रहा है, अबेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन सी हत्या का प्रयत्न, यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रयत्न हो नहीं रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे किसी की हत्या कराई जा रही है। और आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 22 नंबर का आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आपका डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। और हत्या का पनिशमेंट आपको कहाँ देखने के लिए, हत्या के बारे में आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है साथियों, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन नंबर 300 के अंतर्गत कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है साथियों। सेक्शन नंबर 300 के अपवाद 1 को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा, हत्या के प्रयत्न के बारे में, हत्या के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है। अब देखिए इसका कितना दंड यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब देखिए साथियों इसका ऑप्शन क्या कर रहा है, इसके ऑप्शन को हम एनालिसिस करेंगे सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 के। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका ऑप्शन कह रहा था साथियों, इसको तो आप लोगों ने देख लिया था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 को आप देख लीजिए। कह रहा है ऑप्शन ए कोई दंड, क्वेश्चन नंबर 23 को पहले देखिए। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है। अगर सामान्य अपवाद के अंतर्गत आ रहा है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा। तो साथियों जब क्वेश्चन नंबर 23 को आप एनालिसिस करेंगे कि कितना दंड उसको दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है उस अपराध के लिए विधित दंड के आधार पर, ये भी नहीं होगा इसका। कह रहा है उस अपराध के लिए विहित दंड का 1/4, बिल्कुल नहीं होगा। न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं होगा। ये किसकी बात कर रहा है, सामान्य अपवाद की बात कर रहा है, जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि अगर आपका मामला जनरल एक्सेप्शन में फंस गया, धारा नंबर 76 से लेकर के 106 के बीच में अगर आ गया आपका किसी भी तरह से मामला, तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दंड आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वो क्या बात करता है, वो जीई की बात करता है, जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। वहाँ पे क्या होता है, बराबर आपको छूट देने की बात की जाती है। इसीलिए आपकी बहस किया जाता है, जो वकील साहब बहस करते हैं वो सोचते हैं मामले को हम कहाँ लेके चले जाएं, हम मामले को जनरल एक्सेप्शन में फॉल करा दें। अगर जनरल एक्सेप्शन में फॉल करा देते हैं तो हमारा क्लाइंट क्या हो जाएगा, हमारा क्लाइंट बच जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। कह रहा है अ को य के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है जो य से खो गई थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर य के घर में प्रवेश करता है। अ ने कौन सा अपराध यहाँ पर किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बता रहा है कि किस प्रकार से उसने कौन सा अपराध यहाँ पे किया है। तो ऑप्शन ए देखिए कह रहा है प्रच्छन्न गृह अतिचार किया। ऑप्शन बी कह रहा है आपराधिक दुर्विनियोग किया। ऑप्शन सी कह रहा है चोरी करने का प्रयत्न किया। और ऑप्शन डी कह रहा है गृह वेधन किया है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उसने क्या किया है, चाबी पा गया है और उसने क्या किया, उसके घर में गृह भेद किया। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, सेक्शन नंबर 445 को आप जब एनालिसिस करेंगे तो सेक्शन नंबर 449 के दृष्टांत की बात करते हैं, दृष्टांत नंबर 4 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ तक आपको बता दे रहा हूँ कि किस दृष्टांत में आपको ये चीज़ें मिलेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है गौ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सद्भावना पूर्वक कहता है कि गौ की पुस्तक अशिष्टतापूर्वक है, वह आवश्यक ही अपवित्र विचारों का व्यक्ति होगा। क्या वह भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि है। ये धारा 499 के अंतर्गत आपको मानहानि की बात करता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि है। अब ऑप्शन को एनालिसिस करिए। 25 वाले ऑप्शन ए कह रहा है हाँ क्योंकि राय गौ के चरित्र संबंध से रखता है। ऑप्शन बी नहीं, क्योंकि धारा 499 के अंतर्गत अपवादों के अंतर्गत आता है। और ये आपको डिफेमेशन कहाँ देखने के लिए मिलता है साथियों, तो धारा नंबर 499 के अंतर्गत आपको एक्सेप्शंस ये डिफेमेशन देखने के लिए मिलता है। नहीं, क्योंकि वह अपवचन है। और ऑप्शन डी कर रहा है नहीं, क्योंकि वह दोहराया नहीं गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर का, ये आपका बी वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 के अंतर्गत आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है कौन सी वस्तु चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी। अब कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको चोरी की संपत्ति नहीं कही जाएगी। ऑप्शन ए कह रहा है जिसका कब्जा छल के द्वारा प्राप्त किया गया हो। ऑप्शन बी कह रहा है जिसका कब्जा लूट के द्वारा प्राप्त हुआ हो। ऑप्शन सी कह रहा है जिसका कब्जा डकैती के द्वारा प्राप्त हुआ हो। और ऑप्शन डी कह रहा है जिसका कब्जा आपराधिक न्यायभंग के द्वारा प्राप्त हुआ। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, 26 का आपका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। अगर आप कहेंगे कि किस धारा के अंतर्गत दिया है, तो धारा नंबर 410 के अंतर्गत आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 27 को एनालिसिस करेंगे तो कह रहा है कि कोई उपहति घोर उपहति कहलाती है। अगर किस प्रकार की उपहति को हम घोर उपहति के अंतर्गत मानते हैं, जिसके कारण उपहत व्यक्ति को कितने दिनों की बात कर रहा है। ऑप्शन ए को यहाँ पे एनालिसिस करिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि
15 दिन तक, ऑप्शन बी कह रहा है 20 दिन तक, ऑप्शन सी कह रहा है 25 दिन तक और ऑप्शन सी डी कह रहा है 30 दिन तक। तो साथियों जब घोर उपाधि की हम बात करते हैं तो ये घोर उपाधि कितने दिनों के लिए होता है साथियों? तो आप सभी लोगों को पता है कि ये 20 दिन की बात करता है। कितने दिन की बात करता है साथियों? 20 या 21 दिन की बात करता है। 15 दिन की बात नहीं करता, 25 दिन की बात नहीं करता, 30 दिन की बात नहीं करता, 20 या 21 दिन की बात कर रहा है। और ये आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? तो साथियों हम धारा भी आपको बता रहे हैं, धारा 320 के अंतर्गत जब आप आएंगे तो धारा 320 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, क्या लिखा है? कह रहा है कि 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है, तो ये माना जाएगा कि इसके साथ क्या हुआ है? इसके साथ ये हुआ है, क्या हुआ है? उसके साथ उपाधि हुआ है, घोर उपाधि उसके साथ कारित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 28 को आप एनालिसिस करिए। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A कहिए या 498 क के अंतर्गत अपराध के लिए व्यक्तिगत क्रूरता में मानसिकता तथा शारीरिक दुख और कलेश सम्मिलित है। ऑप्शन ए कह रहा है ये बात सही है, ऑप्शन बी कह रहा है गलत है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल दहेज की मांग शामिल है और ऑप्शन डी कह रहा है केवल शारीरिक दुखद शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। और ये क्या है? ये सही है। और किस धारा के अंतर्गत कर रहा है? तो धारा नंबर 498A के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 29 को आप एनालिसिस करिए। कह रहा है जो कोई किसी शिशु का इस आशय से व्यापरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह भारतीय दंड विधि या भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा अगर शिशु की आयु कितने वर्ष से तक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 15 वर्ष तक। तो ये कितना होगा साथियों? तो 10 वर्ष तक की बात यहाँ पे कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है? कह रहा है ओ ने चोरी करने की आशय से बॉ के पॉकेट में हाथ डाला किंतु उसे कुछ नहीं मिला। ओ ने कौन सा अपराध यहाँ पर किया? उसने अब उसके द्वारा कौन सा अपराध कमिट कर दिया गया? तो कह रहा है कोई अपराध नहीं, बी कह रहा है चोरी, ऑप्शन सी कह रहा है चोरी का प्रयत्न और ऑप्शन डी कह रहा है आपराधिक बल का प्रयोग। तो चोरी का उसने क्या किया? प्रयत्न किया। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है और ये सेक्शन भी आपको याद होना चाहिए। धारा नंबर 511 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं साथियों 15 क्वेश्चन आपका सीपीसी से था और 15 ही क्वेश्चन आपका किससे था? आपका आईपीसी से भी था। अब यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? अब दंड प्रक्रिया संहिता को आप स्टार्ट करते हैं, जिसको कि आप लोग सीआरपीसी के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड क्या रखा गया है छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी का। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत होता है। अब वारंट मामले से किस प्रकार का मामला अभिप्रेत होता है? तो साथियों यहाँ पे इसके ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए में कर रहा है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। वारंट मामले से ऐसे मामला अभिप्रेत होता है जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी कर रहा है जिसमें न्यायालय प्रथमतः अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। ऑप्शन सी कर रहा है जो 2 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी को भी जब आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी कर रहा है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। तो साथियों मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि ये डेफिनेशन आप सभी लोगों के द्वारा पढ़ा गया होगा और यही इसका करेक्ट आंसर भी मार्क किया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि ये कहां पर दिया गया है तो मैं कहूंगा सेक्शन नंबर 2। जब डेफिनेशन क्लॉजेस को आप देखेंगे सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉजेस 2 भौ के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अब आप आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 के पास। और क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास क्या कह रहा है? यदि किसी मामले, किसकी बात कर रहा है? किसी भी मामले जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है का एक अपराध संज्ञेय है और दूसरा अपराध असंज्ञेय है तो पूरा मामला कहाँ पे जाएगा? एक मामला कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है और दूसरा मामला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। तो साथियों 32 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है संज्ञेय माना जाएगा, ऑप्शन बी कह रहा है असंज्ञेय माना जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है यह देखना होगा कि मामला वारंट मामला है या नहीं है, और डी कह रहा है समन मामला है या नहीं है, यह देखना होगा। तो साथियों 32 की अगर हम बात करते हैं तो 32 का ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, संज्ञेय माना जाएगा। ये जो मामला, इस टाइप का जो मामला होता है साथियों, इसको संज्ञेय मामले के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय। अगर हम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात करते हैं कि किसको कहा जाता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय? ऑप्शन ए कह रहा है
3 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 5 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 7 वर्ष और ऑप्शन डी कह रहा है 4 वर्ष। तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष तक की क्या दे सकता है, सजा दे सकता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देने लायक है। और आपको अगर देखना होगा कि ये कहाँ पर दिया है, तो साथियों मैं रेफरेंस के लिए धारा बता दे रहा हूँ। धारा 29 के अंतर्गत जब धारा 29 को आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और सब क्लॉज भी ले लीजिए, सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम अवधि है। अगर हम क्या कहते हैं संक्षिप्त विचारण की बात करते हैं में कारावास की अधिकतम अवधि क्या रखी गई है। ऑप्शन ए कह रहा है 3 माह रखी गई है, ऑप्शन बी कह रहा है 6 मास रखी गई है, ऑप्शन सी कह रहा है 1 वर्ष रखा गया और ऑप्शन डी कह रहा है 2 वर्ष रखा गया। तो साथियों जब 34 नंबर को आप एनालिसिस करेंगे तो 34 का आपका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। 3 मास के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप कहेंगे कि किस धारा के अंतर्गत दिया है, तो साथियों मैं कहूँगा कि धारा नंबर 261 आप क्या करेंगे, आप खोलेंगे और धारा 261 का सब क्लास 2 को आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो 3 मास इसका करेक्ट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है यदि अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष को सुनने के पश्चात दंडाधिकारी को यह महसूस हो कि अभियुक्त दोषी है और वह अधिक दंड का पात्र है, जिसे देने के लिए वह दंडाधिकारी सशक्त नहीं है, तो मामले को किसे भेजेगा, तो मामले को वो क्या करेगा भाई। अगर उस प्रकार का उसके पास पावर नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो मामले को लेकर के खिलवाड़ थोड़े नहीं करेगा। मामले को या तो ऊपर भेजेगा या तो कहेगा कि हमारे बस का ये नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है सत्र न्यायालय को भेजेगा, ऑप्शन बी कह रहा है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को भेजेगा। किसको कह रहा है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिसको हम लोग CGM साहब के नाम से जानते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी कह रहा है जिला दंडाधिकारी को, ऑप्शन डी कह रहा है संबंधित थाने को भेज देगा। कैसा मजिस्ट्रेट है भाई कि संबंधित थाने को भेज देगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पे भेजेगा साथियों, तो ये CGM साहब के पास भेजेगा। और अगर कहेंगे कि किस धारा के अंतर्गत बताया गया, तो धारा 325 यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, धारा 325 आप देखेंगे तो वहाँ पे एज यूजुअल आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, तो कह रहा है धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं तो कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो साथियों धारा 36 की अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, ऑप्शन ए में किसी भी दंड न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन बी कर रहा है केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी कर रहा है सेशन न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा और ऑप्शन डी कर रहा है केवल उच्च न्यायालय के द्वारा। तो साथियों आपका जो 36 वाले का करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, केवल उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में कि क्वेश्चन नंबर 37 में आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब देखिए साथियों इसको ऑप्शन को आप एनालिसिस करिए। ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है अपराध का समन नहीं किया जा सकता है, मीन्स कि उस अपराध का समन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी कर रहा है किसी चक्षुदर्शी मीन्स की जो आई विटनेस होता है साक्षी द्वारा अपराध का समन किया जा सकता है। ऑप्शन सी कर रहा है ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधित्व न्यायालय की सम्मति के बिना अपराध का समन कर सकता है और ऑप्शन डी कर रहा है ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधित्व न्यायालय की सम्मति से अपराध का समन कर सकता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 37 को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि इसका रेफरेंशियल सेक्शन क्या है तो साथियों मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 320 को जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, 37 तक आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया। 38 में देखिए क्या कह रहा है, अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए 38 वाले में, एक मिनट, हाँ अब देखिए 38 वाले में कह रहा है यदि कोई दंडाधिकारी, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो दंडाधिकारी, यदि कोई दंडाधिकारी विधि द्वारा अधिकृत न हो तब किस स्थिति में उसके द्वारा की गई कार्यवाही विदूषित होगी, मीन्स कि उसके कार्यवाही को क्या किया जाएगा, विदूषित कर दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर के तौर पे यहाँ पे पहले आप ऑप्शन को एनालिसिस करिए। ऑप्शन ए कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 94 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ये क्या कर सकता है साथियों, तो यहाँ पे तलाशी वारंट को जारी कर सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है दंड प्रक्रिया की धारा 176 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा कर सकता है। किसकी समीक्षा कर सकता है साथियों, तो मृत्यु की समीक्षा कर सकता है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा अभियुक्त का संक्षिप्त विचारण कर सकता है, मीन्स की समरी ट्रायल कर सकता है। और ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं
तो कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान देगा। तो क्वेश्चन नंबर जब आप 38 को देख रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला ही होगा। अभियुक्त का संक्षिप्त विचारण यहाँ पे किया जाएगा। और आप कहेंगे कि कौन सा इसका सेक्शन है, तो सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 461 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? तो सेक्शन नंबर 461 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि कोई पत्नी अपने पति से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि क ऑप्शन ए कह रहा है उसके अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। ऑप्शन बी कह रहा है यदि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ऑप्शन सी कह रहा है यदि वह अपने पति के साथ रहने से इसलिए इनकार करती है कि वह रखेल रखता है। और ऑप्शन डी कह रहा है यदि वह जारता की दशा में रह रही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला करेक्ट आंसर है। यदि वह जारता की दशा में रह रही है तो ही यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और इसका रेफरेंशियल सेक्शन नंबर 125 के सब क्लास 4 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप रेंज पूछेंगे तो सेक्शन नंबर 125 से लेकर के सेक्शन नंबर 128 के बीच में आपको ये देखने के लिए मेंटेनेंस का पूरा प्रोविज़न आपको मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंतर्गत क्या कह रहा है यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागता है उसका तुरंत पीछा कर सकता है। और किस प्रकार से पीछा कर सकता है साथियों? ऑप्शन ए कर रहा है संबंधित थाने की सीमाओं में। ऑप्शन बी कर रहा है जिले की सीमाओं में। ऑप्शन सी कर रहा है राज्यों की सीमाओं में। और ऑप्शन डी कर रहा है भारत के किसी भी स्थान में। तो 40 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों डी की बात कर रहा है, भारत के किसी भी स्थान में उसको किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका रेफरेंशियल सेक्शन तो सेक्शन नंबर 60 के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। धारा 60 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 को यहाँ पे आप एनालिसिस करिए। कह रहा है सत्र न्यायालय के बारे में क्या सही है। अब सत्र न्यायालय से रिलेटेड कर रहा है सत्र न्यायालय के बारे में क्या यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन ए को देखिए, कह रहा है उपार्पण के बिना संज्ञान ले सकता है। कह रहा है उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है जिला दंडाधिकारी की सिफारिश पर संज्ञान ले सकता है। और ऑप्शन डी कह रहा है पुलिस अधीक्षक द्वारा पेश चलाने पर ही संज्ञान ले सकता है। तो 41 का जो आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा, उपार्पण के बिना संज्ञान ले सकता है। अगर आप कहेंगे कि कौन सा धारा है तो धारा 193 मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। धारा 193 के अंतर्गत ही ये होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे साथियों क्या कह रहा है। आगे जब क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है प्रथम सूचना के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। प्रथम सूचना मीन्स की जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम लोग देते हैं उसके बारे में कौन सी बात सही है नहीं। ऑप्शन ए कह रहा है वो सारभूत साक्ष्य नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है वह केवल अनुसंधान का आधार आरंभिक सूचित करता है। ऑप्शन सी करा उसका प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व कथन के रूप में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी करा सूचना देने वाला आवश्यक नहीं है कि चक्षुदर्शी होगा, मीन्स की आई विटनेस होगा। तो 42 का आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा साथियों? सी वाला करेक्ट आंसर होगा। और धारा 154 की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे आप FIR लिखवाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है यदि किसी दंडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है एवं उसके नज़दीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उसे कितनी अवधि के अंतर्गत आवेदन देना चाहिए। तो 43 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो 43 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखिए 4 महीना, ऑप्शन बी देखिए 3 महीना, ऑप्शन सी 60 दिन और ऑप्शन डी 30 दिन की बात कर रहा है। तो साथियों जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और सेक्शन की बात करते हैं तो 394 सब क्लॉज 2 की बात करते हैं। 394 सब क्लॉज 2 के बाद हम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए क्या कर रहा है। 3 वर्ष की परिसीमन काल निर्धारित है। किसकी बात कर रहा है साथियों? यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहा है। अब किस प्रकार की लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहा है साथियों यहाँ पे? तो यहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहा है वो किस प्रकार की बात कर रहा है? कह रहा है 3 वर्ष का परिसीमन काल निर्धारित है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो साथियों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी, यहाँ पे 3 साल का आपको लिमिटेशन पीरियड देखने के लिए मिलता है। साथियों अब यहाँ पे आ रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक एक एनालिसिस करते हुए
चलेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं, कह रहा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा कथन है जो कि इससे रिलेटेड है और सही नहीं है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है तथ्य में न केवल भौतिक तथ्य अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य भी सम्मिलित हो। ऑप्शन बी कर रहा है न्यायालय में मध्यस्थता शामिल है। ऑप्शन सी कर रहा है शिला पर उत्कीर्णन लेख दस्तावेज है। ऑप्शन डी कर रहा है कोई तथ्य। यहाँ पे साथियों जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, न्यायालय में मध्यस्थता को क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 को आपने ऑब्जर्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है स्वेच्छापूर्वक की गई स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है। किसकी बात कर रहा है साथियों, कह रहा है अगर स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार की स्वीकृति की गई है तो साक्ष्य में ग्राह्य होता है, उसको एडमिसेबल माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब वो पुलिस अधिकारी की गई हो। ऑप्शन बी कर रहा है दंडाधिकारी जिसे सक्षम अधिकारिता क्षेत्र में प्राप्त हो। ऑप्शन सी कर रहा है गांव के सरपंच को इस प्रार्थना के साथ कि पुलिस उससे बचा लिया गया हो। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 46 का ये बी वाला ही इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका रेलिवेंट जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 26 को आप एनालिसिस कर लेंगे तो सेक्शन नंबर 26 के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं तो करता है एक रजिस्ट्रीकृत विल जिसको इच्छा पत्र का निष्पादन सिद्ध करने के लिए क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन क की बात हम करते हैं तो क्या कह रहा है, ऑप्शन क में कह रहा है कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना होगा। सबसे तो पहले कह रहा है 2 आई विटनेस आपके पास होने चाहिए। बी वाले में कह रहा है कम से कम 1 अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना होगा। ऑप्शन सी कह रहा है किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है रजिस्ट्रार को बुलाना आवश्यक होगा। तो 47 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि इसका रेफरेंशियल सेक्शन तो सेक्शन नंबर 68 इसका जो होगा साथियों ये सेक्शन नंबर 68 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है जब तक उपागम साबित न हो उसकी माता और किसी पुरुष के विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए किसी बालक के अधर्मज की उपधारणा के बारे में बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है तो प्रिजम्पशंस की बात कर रहा है। किस प्रकार का प्रिजम्पशन, तो उसके प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा है कि क्या ये विधि तो है कि नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है विधि की खंडनीयता उपधारणा है। ऑप्शन बी तथ्य की उपधारणा है। ऑप्शन सी कर रहा है विधि एवं तथ्य की मिश्रित उपधारणा है। ऑप्शन डी कर रहा है विधि की अखंडनीय उपधारणा है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 48 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे कि ये कहाँ दिया है तो मैं कहूँगा धारा 112 को जब आप एनालिसिस करेंगे तो धारा 112 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है स्वीकृतियाँ क्या होती हैं साथियों। ऑप्शन ए कर रहा है निश्चायक सबूत होती हैं। ऑप्शन बी कर रहा है निबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं। ऑप्शन सी कर रहा है हमेशा असंगत होती हैं। और ऑप्शन डी कर रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं होती हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी होगा। आप कहेंगे कि कहाँ दिया है तो मैं कहूँगा कि धारा 31 को आप देख लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। कह रहा है अ पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। अ के पास टिकट था, यह साबित करने का भार किसके ऊपर है, वो मीन्स की बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे किसके ऊपर है, टिकट चेक करने के पास है कि रेलवे के पास है कि अ पर है। तो साथियों यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ लाई कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, अ के ऊपर लाई कर रहा है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है धारा 106 के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है अ दस्तावेज को द्वारा लिखित होना कहा जाता है, वह दस्तावेज उचित अभिरक्षा में पेश किया गया है अगर उक्त दस्तावेज का ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है 30, 15, 20 और 12 की बात कर रहा है। तो 51 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 30 की बात यहाँ पे कर रहा है। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ पे है तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 90 को आप देख लीजिए। और सेक्शन नंबर 90 में क्या दे रहा है साथियों, तो सेक्शन नंबर 90 में यहाँ पे दस्तावेज के बारे में दे रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 में क्या कर रहा है किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्षी उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए कर रहा है कोई विशिष्ट साक्षी संख्या अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन बी कर रहा है एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आवश्यक है। ऑप्शन सी कर रहा है दस्तावेजों के मामले में 2 साक्षी आवश्यक है। ऑप्शन डी में कर रहा है एक पक्षकार एवं एक साक्षी आवश्यक है। तो 52 का अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, इस प्रकार का कोई भी अपेक्षित नहीं है। और आपको कहाँ ये देखने को मिलता है तो सेक्शन नंबर 134 को आप पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 134 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है सूचक प्रश्न क्या होता है, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो सूचक प्रश्न है। तो कर रहा है ऑप्शन ए मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, यस नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सूचक प्रश्न कहा जाता है। तुमने ये काम किया, हाँ तुमने काम किया, नहीं, इसको सूचक प्रश्न कहा जाता है। कर रहा है प्रति परीक्षा
परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी कर रहा है पुनः परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी कर रहा है किसी भी परिस्थिति में नहीं पूछा जा सकता है। तो 53 की अगर हम बात करते हैं तो 53 का इसका करेक्ट आंसर बी वाला होगा, प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आप कहेंगे कि इसका रेफरेंशियल सेक्शन, तो हम कहेंगे सेक्शन नंबर 143 को आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे एक पास आपके पास और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 को एनालिसिस करिए। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। कह रहा है विबंधन साक्ष्य का नियम नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है अभिलेख से विबंध पूर्व न्याय का वर्जन गठित करता है। साथियों 54 का आपका करेक्ट आंसर बी वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे कि कहाँ पर देखने के लिए, मैं कहूँगा रेफरेंशियल सेक्शन 31 को आप देखिए और साथ में सेक्शन नंबर 115 को आप देखिए, रूल ऑफ स्टॉपेल की बात कर रहा है। तो साथियों 54 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया है इस पार्ट फर्स्ट में। अब जब मैं पार्ट सेकंड लेकर के आऊँगा, क्या लेकर के आऊँगा साथियों, ये पार्ट फर्स्ट है मेरा पूरा। अब पार्ट सेकंड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी क्वेश्चन को एक साथ आपके सामने करा दूंगा। ये सेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये 2 पार्ट्स में मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अगर आपके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी से लेकर के आ रहा हूँ, जेएलओ एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट बुक लेकर के आ रहा हूँ या कोई भी इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूँ, तो वो आपको आसानी से मिले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।